हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं भाई कक्षा 9 का साइंस का लेसन नंबर 4 परमाणु की संरचना। देखो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले 3 लेसन। तो हमारा जो लास्ट लेसन था, थर्ड लेसन, परमाणु और अणु, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं परमाणु के बारे में। तो परमाणु देखो, हमने बताया था परमाणु बिल्कुल द्विभाजक कण होता है, द्विभाजक कण होता है, यानी कि इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसकी संरचना के बारे में कि परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु होता क्या है। तो हम पीछे हमारे जो लेसन है उनके अंदर डाल्टन की अवधारणा थी और थे हमारे द्रव्यमान संरक्षण नियम था, उनके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बात आई तो 19वीं शताब्दी तक यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि जो हमारा परमाणु है वह बिल्कुल द्विभाजक कण है, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन जब सन 1886 की बात आई तो एक सन 1886 में हमारा एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था गोल्डस्टीन। सन 1886 में एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था गोल्डस्टीन। तो जो ये हमारा गोल्डस्टीन था, तो इसने क्या कहा, इसने किया भाई ये केनाल रे, किसका, केनाल रे नाम की विकिरण की खोज की। किसके, एक विकिरण की खोज की जो कहता था कि परमाणु के अंदर धन आवेशित होता है, आवेशित होता है। क्या होता है हमारा धना आवेशित की जो परमाणु होता है उसके पास एक धना आवेशित किरण होती है। तो इसके बाद इसे द्वि परमाणु कहा जाने लगा, यानी कि परमाणु के अंदर 2 कण होते हैं, एक हमारा धन आवेशित हो गया और एक हमारा ऋण आवेशित हो गया। जो कि क्या था, इससे 2000 जो इसकी अपेक्षा जो हमारा परमाणु था उससे 2000 गुना अधिक भारी था, 2000 गुना अधिक भारी था। ठीक है भाई। तो इसके बाद हमारा जो आया केनाल रे हमारा किसका उदाहरण था, प्रोटॉन का। किसका उदाहरण था, प्रोटॉन। तो हमारा जो प्रोटॉन होता है उसके पास हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो हमारा बात करते हैं हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई होता है। क्या होता है, 1 इकाई। और इसका आवेश क्या होता है, पॉजिटिव 1। किसका होता है ये हमारा प्रोटॉन का। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो क्या होता है, न के बराबर। किसके होता है, नन के, यानी कि बिल्कुल न के बराबर। लेकिन अगर हम इसकी आवेश की बात करें तो इसका आवेश क्या होता है हमारा -1। तो जैसे जैसे आगे साइंटिस्ट आते हुए तो उनकी अवधारणाएं बदलती गई। साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जे टॉमसन। इसने परमाणु की संरचना के ऊपर अपना पहला मॉडल बनाया। किसके ऊपर बनाया, परमाणु की संरचना के ऊपर पहला मॉडल किसने बनाया था, जे टॉमसन ने। किसने बनाया था, जे
थॉमसन ने। जे थॉमसन था जिसको वही 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और किसके लिए मिला इसको? हमारे जो परमाणु है उसकी संरचना के लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो देखो इसका परमाणु मॉडल था वो क्या था? इसका परमाणु मॉडल था कि जैसे हमारा इसने बताया कि जो हमारा परमाणु होता है वो सूखे केक की तरह होता है, सूखे केक की तरह होता है जिसके अंदर सूखे मेवे की तरह किशमिश लगी होती है। और जैसे हम एक और उदाहरण लें तो इसका जो मॉडल इस तरह से था कि हमारा एक तरबूज हो गया। क्या हो गया? हमारा तरबूज हो गया। ये इसने सूखे केक का उदाहरण दिया था और तरबूज का भी उदाहरण दिया था। इसने दोनों का उदाहरण दिया था। ठीक है। तो जैसे इसने बताया था जो तरबूज का बाहरी आवरण होता है, तरबूज का बाहरी आवरण होता है वो हमारा क्या होता है? धनावेशित होता है। क्या होता है? वो धनावेशित होता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, जैसे कि तरबूज के अंदर बीज धसे हुए होते हैं। ये इसका परमाणु मॉडल था। तो इसकी जो उदाहरणा मिली हमें वह हमें उदाहरणा क्या मिली थी? वे हमारी अवधारणा क्या थी? देखो हमारे से पहले उदाहरणा थी जो परमाणु होता है वह एक धनावेशित गोला है। क्या है? वह एक धनावेशित गोला है। क्या है? वो एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तरबूज के अंदर बीज। ये इसकी दिया उदाहरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद इसकी दूसरी थी जो थी कि इसका बाहरी आवेश क्या होता है? धनावेशित होता है। बाहरी आवेश धनावेशित होता है, लेकिन इसका जो अंदर का आवरण होता है वो हमारा ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित। तो धनावेशित और ऋणावेशित तो इलेक्ट्रॉन रूप से विद्युतिक रूप से परमाणु हमारा उदासीन होता है। परमाणु हमारा उदासीन होता है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक है भाई जिन्होंने उसको गलत ठहरा दिया। इसके बारे में अगला जो हमारे आगे के मॉडल आएंगे उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो भाई हम पढ़ चुके हैं यहाँ जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो भाई उसके बाद आया दूसरा वैज्ञानिक जिसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम था उसका? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखो हमारा जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड था ये साइंटिस्ट था भाई। ठीक है, ये हमारा साइंटिस्ट था। इसको भी 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला और इसको भी। और किस लिए मिला? परमाणु की संरचना के लिए इसको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भाई जैसे जब थॉमसन ने बताया कि जो अपना परमाणु है वो धनावेशित गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हैं, तो इसका भी भाई मन में उठी कि मैं भी तो पता करूं कि वे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे तो धसे किस तरह है। तो इस खातर इसने एक प्रयोग करा। इसने क्या प्रयोग किया? एक शीट ली। क्या ली? एक शीट ली, सोने की शीट ली। और इस पे क्या करा उसने? अल्फा किरणों को इसके ऊपर गिराया। किनको? अल्फा किरणों को। किन किरणों को? अल्फा किरणों को। तो जब अल्फा किरणें इसके ऊपर गिरी, तो जब इसके ऊपर अल्फा किरणें गिरी तो क्या हुआ? तो हमारा देखो भाई
तो जब इसके ऊपर अल्फा किरणें गिरी तो क्या हुआ, कुछ किरणें थी जो बिल्कुल डायरेक्ट सीधी निकलेगी, कुछ किरणें थोड़ी बहुत विक्षेपित हुई, और सिर्फ क्या हुआ, इतनी कणों के अंदर से, इतने कणों की किरणें थी जो हमारी तकरीबन मोर देन 20,000 से अधिक किरणें थी, उनमें से सिर्फ एक किरण बिल्कुल बीच से टकराकर वापिस आ गई। तो रदरफोर्ड इस बात से हैरान था कि इसके बीच में ऐसा क्या है जिससे ये जो हमारी अल्फा किरणें थी वो टकराकर वापिस आए। तो देखो इसके अंदर हमारे बहुत से क्वेश्चन उठते हैं कि भाई सोने की सीट कितनी और हमारे सोने की सीट की और अल्फा किरणें ही क्यों ली कि वो इस सीट से वो टकराए। देखो सबसे पहले बात करें हम सोने की सीट की, तो सोने की सीट है वो बहुत पतली होती है जिसके अंदर से किरणें आसानी से निकल सकती है, इसलिए उसने सोने की सीट को चुनी। उसके बाद बात करते हैं अल्फा किरणें। तो अल्फा किरणें बहुत भारी किरणें होती हैं और यह किसी भी सीट से आसानी से निकल सकती है, तो इसके लिए उसने अल्फा किरणों का उपयोग किया था। तो जो सोने की जो सीट होती है वो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है। क्या होती है? 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है। तो इसके अंदर उसने हीलियम जो हमारा तत्व है उसको भी इसके अंदर उसने उपयोग किया ताकि जो तीव्र गति से अल्फा किरणें है वो इसमें यूज हो सके। तो इसके बाद उसने बहुत अधिक विश्लेषण किए इसके ऊपर। तो देखो हम इसके रिजल्ट लिखते हैं, इसके हम रिजल्ट लिखते हैं। तो देखो हमारा सबसे पहला रिजल्ट है, अधिकतर किरणें थी जो हमारी उस प्लेट से सीधी पास निकली, अधिकतर किरणें सीधी पार निकल गई है, अधिकतर किरणें सीधी पार निकल गई। कुछ किरणें क्या हो गई, थोड़ी बहुत विचलित हुई, ठीक है। और नंबर 3 बात करें, जो सबसे जरूरी बात है, उनमें से एक किरण जो हमारी 20,000 थी, उनमें से एक किरण क्या आई, वापिस आई, टकराकर वापिस आई। तो इस बात से उसको हैरानी हुई भाई, और ये हैरानी ऐसे ही थी जैसे कि हम 15 किलो का एक गोला लें, 15 किलो का एक तोप का गोला लें और उसको हमें टिश्यू पेपर पर मारें। किस पर? टिश्यू पेपर पर मारें। किस पर मारें? टिश्यू पेपर, और वो गोला इस पेपर से टकरा के वापिस आपको लगे। देखो कितनी हैरानी की बात है ना, एक तोप का गोला एक पेपर से टकरा कर वापिस होगा। ये हैरानी इस बात से हुई क्योंकि जो अल्फा किरणें थी वो इस गोले के जैसे थी, और जो हमारी सोने की जो परत थी या सीट थी वो इस पेपर के बराबर। हम इसका एक और उदाहरण लें, तो जैसे हम नॉर्मली एक बच्चा है, उसको हम खेत में लेते हैं और हम एक दीवार के पास उसको खड़ा कर देते हैं, तो बोलते हैं भाई तू इस दीवार पे पत्थर मार, तो आंख बंद करके पत्थर मारेगा, दोबारा वो जब तक पत्थर मारेगा उसके कान में आवाज सुनाई देगी। लेकिन अब उन्हें साइड में कर देते हैं और एक तारा से जो हमारे तार होते हैं उनसे बनी हुई दीवार के पास में कि भाई तू वो पत्थर मार। तो हो सकता मैं ये नहीं बोलता कि सारे पत्थर खाले जाएंगे, लेकिन हो सकता है जितने पत्थर मारेगा उसमें से सिर्फ 1-2 पत्थर ही तार को लगेगा। तो इसका हम सीधे अगर इसका उदाहरण लें, तो जो हमारा की सीट थी उसके अंदर कुछ जगह खाली थी, सिर्फ बीच के अंदर ही एक जगह थी जिससे वो किरण टकराकर वापिस आई है, उसको रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया।
उसको रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया, उसको रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम, तो इसने इसको नाभिक का नाम दिया। तो एक और बताया भाई रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु होता है उसका अधिकतम हिस्सा खाली होता है, अधिकतम हिस्सा खाली होता है, और जो उसका नाभिक होता है ये उसके बहुत कम हिस्से में होता है, बहुत कम हिस्से में होता है। अगर मैथमेटिकल हिसाब से देखें तो परमाणु की त्रिज्या का जो आकार होता है वो उससे 10⁵ गुना छोटा होता है, 10⁵ गुना छोटा होता है, यानी कि बहुत छोटे आकार में होता है। उसके बाद इसने बताया कि जो परमाणु का केंद्र होता है, परमाणु का केंद्र होता है वह क्या होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है, यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं परमाणु के केंद्र, केंद्र क्या होता है, नाभिक, केंद्र क्या है हमारा, नाभिक। परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित हो जाता है, धनावेशित होता है। हमारे जो प्रोटॉन होते हैं वो उसके नाभिक में होते हैं। ये बात किसने कही थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इसके बाद इसने एक और बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो और एक और क्या था पॉइंट, वो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। जो परमाणु का आकार होता है, परमाणु का आकार उसके नाभिक से बहुत बड़ा होता है, नाभिक से बहुत बड़ा होता है। उसके बाद हम डिस्कस करें भाई जो इसके जो परमाणु मॉडल था रदरफोर्ड का, उसके अंदर कमी क्या थी, उसके अंदर कमी क्या थी। जो इसके परमाणु मॉडल के अंदर जो कमी थी भाई वो देखो क्या थी। इसके परमाणु मॉडल के अंदर कमी थी, इसने बताया था जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे हमारे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बताया था किसने, रदरफोर्ड ने। लेकिन अगर देखो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अगर चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो अपना क्या करेगा, वह आप एक ऊर्जा संचारित करेगा, एक ऊर्जा का निर्माण करेगा। जो ऊर्जा का निर्माण होगा, जो ऊर्जा का निर्माण होगा उससे क्या होगा, वो जिस अक्ष पर वो चक्कर काट रहा है उसको छोड़ देगा और जाके किससे टकरा जाएगा, नाभिक से उसकी टक्कर हो जाएगी, नाभिक से उसकी टक्कर हो जाएगी। अगर नाभिक से उसकी टक्कर हो जाएगी तो परमाणु हमारा क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। हमारा परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उससे नाभिक से टकरा जाएगा तो क्या होगा, नाभिक से टकराने के बाद में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु है वो अस्थिर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं परमाणु क्या होता है, स्थिर होता है। परमाणु क्या होता है, स्थिर होता है। ये रदरफोर्ड की मॉडल की कमियां थी। तो थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो
और कमेंट करना भाई क्या इसके अंदर कमी रहेगी और आपको जो अच्छा लगे। और हमारी सबसे ज़रूरी बात, हमारा यूट्यूब चैनल NS एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।